नमस्कार मित्रों, मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे भारत के वायसराय के बारे में। तो आज देखते हैं नेक्स्ट वायसराय के बारे में। तो भारत के अगले वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, जो 1905 ईस्वी से लेकर के 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें ये है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं, एक दूसरे के कलाई के ऊपर राखी बांधते हैं। यानी अंग्रेजों को दिखाना ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, एक है, अलग नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया। तो स्वराज का मतलब क्या होता है भाई? तो स्वराज का मतलब ये होता है कि अपना शासन, यानी खुद की सरकार हो। हमें अंग्रेजों के सरकार पर कार्य नहीं करना है, यानी भारतीयों का सरकार हो, भारतीय प्रशासन हो, जिसे भारत का कार्यभार क्या हो, चलाया जा सके। तो उसी को क्या कहा गया? स्वराज कहा गया। अगर ये पूछता है प्रश्न कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। तो इसी कलकत्ता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर के रहूंगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन इसलिए हुआ कि जो नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, ये लोग चाहते थे कि स्वराज की मांग हम अंग्रेजों के साथ रह करके स्वराज की मांग करें, अंग्रेजी शासन में रह करके कार्य करके उसको क्या किया जाए, स्वराज की मांग की जाए। लेकिन वहीं पर जो ये लोग थे, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग चाहते थे कि हम स्वराज की मांग खुद करेंगे, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत रह करके हम स्वराज की मांग नहीं करेंगे, हम खुद अपना शासन हम खुद बनाएंगे, अपनी सरकार हम खुद बनाएंगे। तो दूसरी बात ये थी कि जो गरम दल के नेता थे ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को क्या किया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी तरफ नरम दल के नेता ये चाहते थे कि अगर इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, गरम दल के नेता को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ये क्या होंगे, सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे और हमारी मांगे क्या होंगी, कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, इन दोनों में जो कांग्रेस के थे, क्या हो गया, ये विभाजन हो जाता है। कहाँ होता है? सूरत में। कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का मुकदमा लगा करके मंडेला जेल भेज दिया जाता है। यानी क्या होता है भाई कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगा करके मांडले जेल भेज दिया जाता है। मतलब कि जैसे ही देखते हैं अंग्रेज कि जो नरम दल है, गरम दल है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो अंग्रेजों को क्या होता है, मौका मिल जाता है। और मौका मिलने के बाद ये क्या करते हैं कि बाल गंगाधर जो तिलक जो थे, गरम दल के नेता थे, इनको क्या कर देते हैं, राजद्रोह का मुकदमा लगा करके। मतलब कहने का कि उन लोगों का ये दावा था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये क्या है, सरकार के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। मतलब सरकार मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और अंग्रेजों के ऊपर क्या करना चाहते हैं, ये बम फेंकना चाहते हैं। इसलिए इसका आरोप लगाकर अंग्रेज क्या करते हैं, उनको मांडले जेल भेज देते हैं और 6 वर्षों तक उसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित किया गया। मार्ले क्या थे? मार्ले सचिव थे, मिंटो क्या थे, वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो अधिनियम में क्या था? तो मार्ले मिंटो अधिनियम में यही था कि जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसी मुस्लिम लीग को क्या करते हैं, लॉर्ड मिंटो आमंत्रित करते हैं। और लॉर्ड मिंटो जैसे ही आमंत्रित करते हैं मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग वहाँ पहुँचती है शिमला में, और वहीं पर शिमला में ही मुस्लिम लीग अपनी बातें रखती है। उनकी पहली बातें यही थी कि जो मुसलमान हैं उनको जनसंख्या के आधार पर विधानमंडलों में क्या किया जाए, स्थान दिया जाए। दूसरी बात यह थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए, अर्थात मुस्लिमों के लिए क्या हो, पृथक यानी अलग निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए।
इसी बात को लेकर के अंग्रेज बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि जो दोनों भाई हैं हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों क्या हों, अलग हो जाएं। उसी को लेकर के 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो अधिनियम पारित करते हैं। अर्थात उनकी अंग्रेजों अर्थात मुसलमानों की जो बात रखी गई थी उसको क्या करते हैं ये लॉर्ड मिंटो उस अधिनियम में पारित कर देते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया। अर्थात 1906 ईस्वी में जो मुसलमानों ने अपनी मांग की थी उसी को क्या किया गया, 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन प्रणाली को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हम नाक के दांत बो रहे हैं, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसका कथन है? लॉर्ड मिंटो का। कहने का मतलब कि क्या था कि जो मुसलमानों ने मांग किया था उसी मांगों को क्या किया अंग्रेज जब पूरा कर देते हैं तो लॉर्ड मिंटो वही कहता है कि आज हम क्या करें, हिंदू और मुस्लिम को दोनों भाई को लड़ा रहे हैं, यानी दोनों भाइयों में क्या कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही भयानक होगा। और उसी का परिणाम है जो 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इसी के समय का ही क्या है, ये बीज बोया हुआ था, यानी 1909 ईस्वी का ये बीज बोया हुआ था जो 15 अगस्त 1947 को आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कथन किसका था? लॉर्ड मिंटो का था। और 1909 ईस्वी में ही पहली बार क्या कहा गया था, फूट डालो और राज करो, यानी उस बात को क्या किया गया, पूर्णतः लागू कर दिया जाता है 1909 ईस्वी में ही। चलिए अब देखते हैं अगला वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग, जो 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1910 ईस्वी में क्या था, ब्रिटेन के सम्राट चेंज हो जाते हैं और वहाँ के ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम बनते हैं। और जैसे ही जॉर्ज पंचम भारत में आते हैं 1911 ईस्वी में, तो दिल्ली दरबार पुनः लगाया जाता है और उसी दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो 1911 ईस्वी में ही दिल्ली दरबार में ही क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है कि भारत की जो राजधानी पहले कलकत्ता थी अब उसको स्थानांतरित करके कहाँ किया जाएगा, दिल्ली कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। यानी ये दोनों प्रश्न याद रखिए कि भारत की राजधानी दिल्ली बनने की घोषणा कब हुई थी, तो 1911 ईस्वी में, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 ईस्वी में। दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी हवाई डाक सेवा शुरू की गई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1911 से पहले भारत में हवाई डाक सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई थी और भारत में पहली बार डाक सेवाएं कहाँ प्रारंभ हुई, इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। अगला देखते हैं, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ क्या था, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश थे। दूसरी तरफ क्या था, तुर्की था, हंगरी था और जर्मनी था। तो ये क्या थे, एक साइड थे। लेकिन भारतीयों का इससे क्या मतलब था भाई, प्रथम विश्व युद्ध से? तो भारतीयों का प्रथम विश्व युद्ध से मतलब यही था कि जो ये भारतीय थे क्या थे, ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे। कहने का मतलब ये था कि भारतीय ये सोच रहे थे कि अगर हम ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो आने वाले समय में ये अंग्रेज हमें क्या करेंगे, भारत में सरकार बनाने की अनुमति दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत के साथ पुनः क्या किया, धोखा दे दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध किसके समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। अगला देखते हैं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग क्या था, तो होम रूल लीग का मतलब स्वायत्त शासन, यानी अपना शासन, यानी अंग्रेजों का शासन नहीं, भारतीय शासन प्रशासन होना चाहिए, भारतीय सरकार होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी हो, भारतीय क्या करें, वहाँ पर आवाज़ अपनी उठा सकें और वो सरकार भारतीयों की आवाज़ क्या कर सके, सुन सके। तो जो एनी बेसेंट थी, ये आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी जो 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने जब धर्म सम्मेलन में भाग लिया था तो वहीं पर भारतीयों से प्रभावित होकर के एनी बेसेंट भारत आती हैं और वो
अंग्रेजों को कहती हैं कि जो भारत के लोग हैं इनको भी अपना सरकार बनाने की क्या किया जाए, अनुमति दी जाए। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो कौन होंगे, बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में गरम दल की वापसी। कहने का मतलब कि जो 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, सूरत में विभाजन हो गया था, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वो 1916 ईस्वी में पुनः क्या होते हैं, कांग्रेस में आकर के मिल जाते हैं। तो गांधी जी द्वारा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया। किसके समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। तो 1917 ईस्वी में बिहार के जो कृषक थे, किसान थे, रामचंद्र शुक्ल, वो महात्मा गांधी की कार्यों से बहुत प्रभावित थे। तो वो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं और महात्मा गांधी के साथ साथ वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक और व्यक्ति क्या करते हैं, चंपारण आते हैं। और इसमें यही था कि जो चंपारण के किसान थे वो 20 कट्ठे पर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे क्या करना था, नील की खेती उनको करना अनिवार्य था। तो उसी को समाप्त करने के लिए, उसी के विरोध में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो कहाँ किए थे, तो बिहार में किए थे, यानी चंपारण में किए थे। कब, 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, तो खेड़ा क्या था, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। तो खेड़ा सत्याग्रह में यही था कि जो किसान थे वहाँ के, उनसे क्या हुआ था कि ओलावृष्टि के कारण सारी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी। लेकिन फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेज क्या कर रहे थे, लगान उनसे वसूल रहे थे। इसी के विरोध में उनको महात्मा गांधी जी को वहाँ पर बुलाया जाता है और महात्मा गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहाँ जाते हैं। तो वो क्या कर देते हैं कि जो लगान थी उसको क्या करते हैं, लगान से मुक्ति दिलाते हैं भारतीय किसानों को। अगला पॉइंट देखते हैं। 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ लगा था, बंगाल में लगा था। तो उसमें द्वैध शासन का अंत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। लेकिन जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, कब लगा था, 1919 ईस्वी में लगा था। अगला देखते हैं। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट वही था कि एक काला कानून था जिसमें क्या था, जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको क्या कर दिया जाता था, जबरदस्ती पकड़ लिया जाता था, यानी शक के आधार पर उनको पकड़ लिया जाता था, जिसके विरुद्ध आप ना तो कोई वकील कर सकते हैं, ना ही कहीं दलील कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट को ही भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी। अगला पॉइंट देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण एक ही था कि जो रॉलेट एक्ट था उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अर्थात रॉलेट एक्ट के विरोध में ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा बुलाते हैं और उसी सभा में ये कहा गया कि जो ये रॉलेट एक्ट है इस कानून को मानना नहीं है, यानी भारतीय इस कानून का पालन नहीं करेंगे। और इसी के विरोध में क्या कर देते हैं कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल में पकड़ करके क्या करते हैं, डाल देते हैं। और 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। इसी के विरोध में क्या होता है कि जलियांवाला बाग जो अमृतसर में पड़ता है वहीं पे एक जनसभा बुलाई जाती है और उसी सभा में हजारों लोग क्या होते हैं इकट्ठा, हजारों भारतीय लोग इकट्ठा होते हैं। वो बाग ऐसा था जिसमें जाने का रास्ता एक ही था, आने का भी रास्ता एक ही था। जब ये जनरल डायर को पता चलता है कि भारतीय लोग वहाँ पर हम लोगों के विरुद्ध सभा कर रहे हैं, तो जनरल ओ डायर क्या करता है कि वहाँ पर आता है और बिना सोचे समझे भारतीयों के ऊपर क्या कर देता है, गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय मारे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। अगला देखते हैं। 1919 और 20 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन वो था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार हो जाती है और जैसे ही जर्मनी की हार होती है तो तुर्की की हार होना ही है। तो क्या होता है कि जब तुर्की की हार हो जाती है तो तुर्की का बंटवारा कर दिया जाता है और 1920 ईस्वी में
जो तुर्की था वहाँ पे क्या किया जाता है, जो धर्मगुरु चलते आ रहे थे पहले, जो पद था धर्मगुरु का, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो वहीं के धर्मगुरु जो थे तुर्की के, उसी को भारतीय क्या मानते थे, अपना धर्मगुरु मानते थे। तो जैसे ही अंग्रेजों ने तुर्की में धर्मगुरु के पद को समाप्त किया, तो यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने, जो पहले अंग्रेजों के समर्थक बने हुए थे, वही क्या होते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जितने मैंने लिखा है, ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आप लोग के आए हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।